जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबके आपके अपने यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार में। आज बात करेंगे समाज शास्त्र, जिसे इंग्लिश में सोशियोलॉजी कहते हैं, और यह क्लास 12th के बच्चों के लिए है। जिसमें आज आपको चैप्टर 1 पढ़ाने वाले हैं, जिसका नाम है भारतीय समाज एक परिचय। और इस वीडियो में आप सबके लिए फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन विथ नोट्स कराने वाले हैं। और ये जितने नोट्स या थ्योरी कह सकते हैं, वो सारा का सारा आपके एनसीईआरटी बुक पे आधारित है। तो अगर आप एनसीईआरटी बुक को पढ़ते हैं, अच्छी बात है। अगर नहीं पढ़े हैं अभी तक, तो आप इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिए एक बार ध्यान पूर्वक, और फिर एनसीईआरटी बुक पढ़िएगा तो इतना आसान लगेगा आपको पढ़ने में, और मजा भी आएगा। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए हम यहाँ से क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले प्यारे बच्चों कि अभी तक अगर आपने पेड ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको आर्ट्स का जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, जो भी आपका 5 सब्जेक्ट रहेगा, उन सभी सब्जेक्ट का आपको पीडीएफ हम देते हैं, पीडीएफ नोट्स। और उसे पढ़ के आप बोर्ड एग्जाम में 450 नंबर ला सकते हैं। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पे या इस नंबर पे कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। इसका फीस जो है अभी 200 रुपया है, जो कि पहले जो फीस था 599 हटा दिया गया है। अभी मात्र आपको 200 रुपया में पूरा का पूरा नोट्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा A to Z, जिसमें MVBS सब्जेक्टिव वगैरह सारा चीज आपको रहेगा। और टेलीग्राम भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। अब चलिए हम यहाँ से क्लास स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप जरूर ज्वाइन करेंगे, क्योंकि हम आपको इतना चीज दे रहे हैं, आपको दूसरे जगह ना मिले, लेकिन यहाँ पर आपको भरपूर मात्रा में, भरपूर तरह से आपको पूरा का पूरा तैयारी कराया जाएगा, और पूरा का पूरा नोट्स आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट आपसे कहीं कहीं पूछ लिया जाए, या आपसे कोई पूछ लेता है कि व्हाट इज सोशियोलॉजी। आप जो पढ़ रहे हैं, समाज शास्त्र किसे कहते हैं, या समाज शास्त्र क्या होता है, आपके आसपास कोई ना कोई जरूर ऐसा सवाल पूछ सकता है। तो वहां पर आप किस तरह से उत्तर देंगे, ये समझिए। तो यहाँ पर आप कहिएगा कि समाज शास्त्र, जिसका शाब्दिक अर्थ समाज का अध्ययन या समाज का विज्ञान। अब यहाँ पर क्या होता है समाज का अध्ययन, कि सर हम जहां पर रहते हैं ना, उन समाज में क्या क्या घटनाएं हो रही है। जैसे देखते हैं सरपंच वगैरह हो गया, मुखिया वगैरह हो गया, कभी कभी जो है सभी लोग आके पंचायती वगैरह करते हैं। तो उनके बारे में हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं। या कह सकते हैं समाज का विज्ञान होता है। सोशियोलॉजी अंग्रेजी भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है। सोसस, क्या है, सोसस, जो लैटिन भाषा, और लोगस, जो ग्रीक भाषा से लिया गया है। इन दोनों के मिलकर सोशियोलॉजी का विकास हुआ है। मतलब ये जो सोशियोलॉजी जो देख रहे हैं, इसका विकास जो है 2 भाषा से या 2 शब्दों से मिलकर बना है। सोसस जो लैटिन भाषा का है, और लोगस, लोगस जो है ये ग्रीक भाषा का है। और ये दोनों के दोनों आपके लिए याद रखना है। ठीक है, दूसरे शब्दों में आप यहाँ पर यह कह सकते हैं, समाज के बारे में जो शिक्षा दी जाती है उसे हम समाज शास्त्र कहते हैं। बहुत अच्छा बात है। दूसरा पॉइंट आपको बहुत अच्छा लगा होगा कि समाज के बारे में जो शिक्षा दी जाती है उसे हम क्या कहते हैं, समाज शास्त्र कहते हैं। कि अगर आप देखिएगा तब बोलेगा कि रे बुआ कि घर में छे तो ऐसे रहो। समाज शास्त्र में क्या होता है कि आपको समाज के बारे में, कि किसी का रिस्पेक्ट करना है, कि बूढ़ बुजुर्ग हो गया, छोटा बच्चा है, उसको गाली देके बोलिएगा तो भी आपको गाली देके बोलेगा। लेकिन उसी को अगर अच्छे से माध्यम से बोलेगा बाबू जाओ तो थोड़ा सा कुछ काम कर दो, तो वो अच्छे से काम कर देता है। तो ये हमारे कहाँ पर दी जाती है, समाज में। क्या देते हैं, समाज में। और उसे हम क्या कहते हैं, समाज शास्त्र कहते हैं। राइट, पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया, बिल्कुल समझ में आ गया सर। अगला पॉइंट देखते हैं। ये थोड़ा सा पॉइंट आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा वीवीआई है, क्योंकि ये प्रश्न बहुत बार पूछा भी गया है। कहा जा रहा है कि समाज शास्त्र के जनक कौन है, हु इज द फादर ऑफ सोशियोलॉजी। मतलब ये जो सोशियोलॉजी है, इनके पिता कौन है। तो अब बताइएगा, 19वीं शताब्दी में समाज शास्त्र के जनक अगस्ट कॉम है। कौन है, अगस्ट कॉम, वीवीआई है, जरूर आप इसे याद कर लीजिएगा। कहेगा कि समाज शास्त्र के जनक कौन है, तो अगस्ट कॉम, जिसका पूरा नाम जो है इजी, क्या है, इजीदोर मारी अगस्ट फ्रांसवा हैवी कॉम्ट। मतलब इतना बड़ा नाम है, लेकिन इसका शॉर्टकट जो नाम है अगस्ट कॉम्ट है। क्या है, अगस्ट कॉम्ट। ठीक है, उनका जन्म दक्षिण पश्चिमी फ्रांस में 1798 में हुआ था। कब हुआ था, 1798 में हुआ था। लेकिन ज्यादा खासकर वीवीआई क्या है, पूछेगा कि समाज शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, अगस्ट कॉम्ट को। और ये बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, चलिए
अगला पॉइंट देखते हैं और अगला पॉइंट में क्या कहा जा रहा है देखिएगा कि समाज शास्त्र के महत्वपूर्ण शब्द। अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट वर्ड ऑफ सोशियोलॉजी, ये जो सोशियोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं कहते हैं कि समाज में हमारे साथ ये हो गया, हम समाज में ऐसे हैं, हम समाज में ऐसे हैं, तो इनके बारे में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट रहता है उस पे ज्यादा खासकर चर्चा किया जाता है। जैसे आपने क्लास 10th में टॉप कर लिया, तो ये क्या है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आपने क्लास 12th में भी टॉप कर लिया, ये क्या है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आपने समाज में कोई गलत कार्य कर लिया, ये भी क्या है, इम्पोर्टेंट है। मतलब कि जो जो आपको देखने में थोड़ा सा वाहियात लगे या कह सकते हैं अच्छा लगता है, वो सब इम्पोर्टेंट होते हैं समाज में। बाकी चलना फिरना ये तो सब दिन का कार्य है, तो ये इम्पोर्टेंट नहीं होता है, एक तरह से ये कह सकते हैं, राइट। चलिए, अब क्या क्या इंपॉर्टेंट है ये समझते हैं। समाज शास्त्र सभी विषयों से अलग है, बिल्कुल सही बात है। समाज शास्त्र जो है वो सभी विषयों से अलग है, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ते हैं उन सभी सब्जेक्ट से क्या है, अलग है। क्योंकि शुरू से ही हम अपने गांव, समाज, विद्यालय में औपचारिक या अनौपचारिक तरह से ज्ञान प्राप्त करते हैं। मतलब कहा जा रहा है कि समाज शास्त्र का जो हम जो ज्ञान अर्जन करते हैं, वो गांव हो गया, अपने गांव से हो गया, समाज हमारे मोहल्ला में किस तरह से है, विद्यालय में आपके टीचर जो कहते होंगे बाबू अपने माता पिता का पैर छुड़काना, और भी कुछ काम करना थी, विद्यालय में क्या कहा जाता है, समाज शास्त्र के बारे में आपको बताया जा रहा है कि ऐसे ऐसे करोगे तो अच्छा रहेगा। तो ये हमारे औपचारिक मतलब कह सकते हैं डायरेक्ट और अनौपचारिक, इनडायरेक्ट भी हमें क्या करती है, ज्ञान प्राप्त करते हैं। लेकिन बहुत सारा ज्ञान समाज के सुस्पष्ट पढ़ाई है। सुस्पष्ट मतलब कि वो पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है, सुस्पष्ट है, मतलब अधूरा एक तरह से कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला पॉइंट में कह रहा है कि यदि कोई बच्चा पहली कक्षा में प्रवेश करता है तो उसे इतिहास, भूगोल, मनोविज्ञान या अर्थशास्त्र का ज्ञान नहीं होता है, बिल्कुल सही बात बोला है। लेकिन उसे समाज शास्त्र का थोड़ा ना थोड़ा ज्ञान जरूर होता है, और ये 100% हकीकत है प्यारे बच्चों। देखिए, अगर आप समाज शास्त्र के बारे में थोड़ा मोड़ा जानते हैं तो बिल्कुल आपके लिए बहुत इजी रहेगा ये सब्जेक्ट, और पढ़ने में भी बहुत मजा आएगा। क्या कह रहा है कि जैसे हम जन्म लिए, ठीक है, 6 साल या 5 साल का बच्चा जब हो जाता है, तब उसको फर्स्ट क्लास में, शायद हम मेरे ख्याल से 5 या 6 साल का क्लास हो जाता है, तब उसको 5 क्लास में डाल दिया जाता है, ठीक है, ये 1 क्लास में, सॉरी। तो जब वो मतलब कि पहली कक्षा में प्रवेश करता है तो क्या उसे इतिहास पढ़ाया जाता है, नहीं। भूगोल पढ़ाया जाता है, नहीं। मनोविज्ञान पढ़ाया जाता है, नहीं। हिंदी पढ़ाया जाता है, अर्थशास्त्र पढ़ाया जाता है, नहीं। लेकिन समाज शास्त्र ये भी एक सब्जेक्ट है, क्या है, सब्जेक्ट है। लेकिन इसका क्या होता है, थोड़ा न थोड़ा ज्ञान होता है कि ये बूढ़े अंकल मोछ वाला है तो क्या होंगे, दादा होंगे। मोछ वाला होगा, क्या होगा, दादा होगा। जिसका बाल उल पक गया वो क्या है, दादा होंगे। मतलब इस तरह से हमारे समाज में थोड़ा सा लगाया जाता है, ठीक है। चलिए, अगला पॉइंट में देखिए क्या करें कि समाज में पहले से ही या अपने आप प्राप्त किया गया सहज ज्ञान या सहज बोध समाज शास्त्र के लिए बाधक और सहायक भी है। मतलब कहा जा रहा है कि समाज में पहले से, मतलब कि हम जैसे 5-6 साल के हो गए, ठीक है, या 10 साल के हो गए, तो पीछे हम कुछ ना कुछ जरूर सीखे होंगे, या अपने आप हम कुछ ना कुछ अपने आप में भी क्या करते हैं कि ये सीखने के टेक्नोलॉजी लाते हैं। कोई देखते होंगे कोई बच्चा जो है ये बना दिया, बहुत इंटेलिजेंट है, तो क्या होता है, प्राप्त किया गया सहज ज्ञान, या तो कह सकते हैं सहज या सहज बोध, ये समाज शास्त्र के लिए कभी कभी खराब भी है और कभी कभी क्या है, अच्छा भी है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, ये पॉइंट बनाने में जो है ना, हम सबको जो है बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। जो भी टीचर हो, सिर्फ हम ही नहीं कहते हैं, और भी टीचर जो है अगर नोट्स आपको बना के दे रहा है और पढ़ा रहा है, उसका मतलब वो समझिए कि 3 दिन 4 दिन एक चैप्टर पर दे रहा है, इतना मेहनत होता है। कोई कोई चैप्टर ऐसा होता है जो कि 6-7 दिन भी ले लेता है, और कोई कोई ऐसा चैप्टर होता है जो एक दिन में ही कंप्लीट हो जाता है। लेकिन अगर आपका प्यार सपोर्ट बना रहता है तो बहुत ही मजा आता है। तो प्लीज आप एक बार, छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे फर्स्ट बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा, ठीक है। समाजशास्त्र हमें यह सिखाता है कि संसार में केवल अपने दृष्टिकोण के अलावा लोगों के दृष्टिकोण से कैसे देखा जाता है, यह बतलाता है। देखिए, समाज शास्त्र में क्या होता है, जैसे अपने समाज में देखिएगा तो किसी का बोलने का तरीका कुछ अलग रहता है, तो कहता है ना कि यही मुंह पान खिलाता है और यही मुंह लात खिलाता है। तो सेम टू सेम हमारे संसार, मतलब या कह सकते हैं या समाज में कह सकते हैं, यही होता है, राइट। आगे देखते हैं पॉइंट में। समाज में हम जो पहले से सीखे हैं, और समाज शास्त्र का अध्ययन करने से पहले समाज के बारे में
भूलना एवं मिटाने की कोशिश करें। मतलब कहा जा रहा है कि समाज में जो हम पहले से ही सीखे, जैसे हम 18 साल के हो गए, 20 साल के हो गए, तो 12th में आ गए हैं। तो 12th में अच्छे तरह से ये पढ़ाया जाता है, किसका? समाज शास्त्र का। तो जब इसका हम अध्ययन करते हैं तो जो हम पीछे वाला जो सीखे हैं उनको हमें क्या करना पड़ता है? भूलना पड़ता है या मिटाना पड़ता है, क्योंकि समाज शास्त्र का अध्ययन करने से पहले। ठीक है, आगे चलते हैं। समाजशास्त्र में आप यह भी जान सकते हैं कि आपको दूसरे लोग किस तरह देखते हैं। इसे स्ववाचक या कभी कभी आत्मवाचक कहते हैं। देखिए, आप साइकोलॉजी पढ़ते हैं तो साइकोलॉजी में भी सेम टू सेम वैसा ही है। ठीक है, साइकोलॉजी में उसी तरह से आप जो सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं उसमें भी सेम टू सेम वही है कि आप अपने समाज में हैं तो आपके बारे में वो क्या सोच रहा है ये सब आप उसके फील कर सकते हैं। हाँ, ये मेरे बारे में बुरा सोच रहा है, ये मेरे बारे में अच्छा सोच रहा है, ये आप सब क्या कर सकते हैं? फील कर सकते हैं। ठीक है, जिसे आप स्ववाचक भी कहते हैं और एक कहते हैं आत्मवाचक। आगे चलते हैं। भारतीय समाज में आप यह देख सकते हैं कि भारत के नक्शे किस तरह है और स्वयं आप किस स्थान पर है। जैसे अरुणाचल प्रदेश, क्या है? अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एवं राजस्थान छोटा है। देखिए क्या कह रहा है, अरुणाचल प्रदेश जो है ये किस है? ये छोटा है। अरुणाचल प्रदेश छोटा किस है? उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, महाराष्ट्र से और राजस्थान से क्या है? छोटा है। वही बात करें मणिपुर, गोवा, हरियाणा, पंजाब बड़ा है किससे? अरुणाचल प्रदेश से। मतलब ये मणिपुर से बड़ा है कौन? अरुणाचल प्रदेश। और छोटा कौन है? तो ये अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, मतलब इससे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश से छोटा है और इससे बड़ा है। राइट, चलिए अगला पॉइंट देखिए क्या कह रहा है कि समाज में 17 या 18 वर्ष की आयु वाले व्यक्ति को युवा पीढ़ी कहते हैं और ये विकास की तरफ ले जाते हैं। किसके तरफ ले जाते हैं? विकास, जिसे आप डेवलप कह सकते हैं, डेवलपमेंट कंट्री जो कह सकते हैं। वो कौन से युवा वर्ग ला सकते हैं? तो वो सिर्फ और सिर्फ 18 या 17 साल के जो होते हैं वो, जैसे हम सब हो गए, आप हो गए 18, 19, 20, आपका भी चलता होगा, मेरा भी 22, 21, जिस तरह से चलता है वो अलग रहता है। तो किसी का 22, किसी का 24, 25, वो सब क्या होते हैं? युवा पीढ़ी होते हैं, जो कि देश के विकास के लिए सबसे ज्यादा योगदान जो होता है युवा पीढ़ी का ही होता है। भारत के लगभग 40% जनसंख्या आपकी या आपसे छोटे उम्र के हैं। मतलब कह सकते हैं कि 40% और 60% जो है आपसे बड़े हैं। मतलब सोच सकते हैं कि ये सब खाने वाले हैं और ये सब कमाने वाले हैं। जैसे नहीं होता कि भारत में ही ये देखने को मिलता है कि अपने माता पिता जो आपको प्यार से, लाड प्यार से पालता है, पोसता है, और तब उसके बाद क्या करते हैं आप? जब बुढ़ा जाते हैं, वृद्धावस्था में आ जाते हैं, उनका सेवा आप करते हैं। ठीक है, तो वो 60% है एक तरह से कह सकते हैं, और 40% जो है नौजवान है जो देश के विकास के लिए कार्य करते हैं। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं क्या करें। भारत में आप किसी विशेष भाषीय समुदाय, जैसे गुजरात में गुजराती एवं आंध्र प्रदेश से तेलुगु भाषा संबंधित है। आपके बोर्ड एग्जाम में ये प्रश्न जरूर पूछा जाएगा, ये प्रश्न पूछे जाने का चांस थोड़ा सा ज्यादा है। चाहे आप कोई भी दूसरे सब्जेक्ट में पूछ लेगा कि आंध्र प्रदेश में कौन सी भाषा है, तो तेलुगु भाषा है। कौन सी भाषा है? तेलुगु भाषा है। बहुत पूछेगा, बहुत बच्चे कहेगा सर तेलुगु नहीं होगा, तमिलनाडु में तेलुगु होगा। नहीं, तमिलनाडु में तेलुगु नहीं है। आंध्र प्रदेश में कौन है? तेलुगु है। और गुजरात में गुजराती तो समझते ही है। ठीक है, भारत में आर्थिक वर्ग जैसे निम्न मध्य वर्ग या उच्च वर्ग के सदस्य होंगे। देखिए क्या कह रहा है, निम्न मध्य वर्ग और एक उच्च वर्ग, जिसे मिडिल क्लास कहते हैं और एक हाई क्लास कहते हैं, जो कि कह सकते हैं अमीरों का घर होता है और एक गरीबों का घर होता है। उस तरह से आप इसे समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर अगला पॉइंट में क्या कह रहा है कि समाज शास्त्र में केवल आपका या अन्य लोगों का निर्धारित करने में मदद के साथ साथ बहुत कुछ सिखा सकता है। जैसे कि एक प्रसिद्ध अमेरिकी शास्त्री सी राइट मिल्स ने लिखा है, व्यक्तिगत परेशानियां या सामाजिक मुद्दे के बीच उजागर करने में मदद करता है। देखिए इनका कहना है, किसका कहना है? तो ये प्रश्न अगर आपके पूछ ले जाए, प्रश्न आपको ये पूछेगा कि व्यक्तिगत परेशानियों या सामाजिक मुद्दे के बीच उजागर करने में मदद कर सकता है। तो ये किसने कहा है? तो सी राइट राइट मिल्स ने। किसने किया था? सी राइट मिल्स ने। कहा के? ये अमेरिका के समाजशास्त्री थे। ठीक है, आगे चलते हैं। समाज में जातिवाद जो निम्न और उच्च हैसियत में शामिल है। नहीं कहते हैं कि ये मिडिल क्लास का है, ये हाई क्लास का है, मतलब इसके पिताजी बहुत अमीर है और इनके पिताजी गरीब है। तो उसी के आधार पर समाज में भी बहुत ज्यादा डिवाइड किया जाता है कि अगर आपके पास पैसा है तो अलग रुतबा रहता है, अगर आपके पैसा नहीं है
तो अलग रुतबा रहता है। ये आपने देखा है और फील भी किया होगा, अगर आप अच्छे से फील करते हैं तो। आगे वाला देखिएगा वीडियो क्या, आगे वाला पॉइंट को क्या करा है, एक परिचय का परिचय, एक परिचय का परिचय, एन इंट्रोडक्शन टू। यहाँ पर देखिए, इसमें आपको भारतीय समाज के बारे में जानना, परंतु सहज बोध के जरिए नहीं, नहीं बल्कि समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण से। आपको यहाँ पर क्या कह रहा है, इसमें आपको भारतीय समाज के बारे में जानना है परंतु सहज बोध से, मतलब कह सकते हैं अच्छे बोध से। जैसे आप देखें समाज शास्त्र में वो पढ़ाएगा, मतलब कि आप समाज में देखें वो फलना चिलना होता है, वो नहीं, समाज शास्त्रीय माध्यम से कि ये आपके बुक में क्या दिया गया है, इस दृष्टिकोण से आपको समझना है, ठीक है। जैसे औपनिवेशिक शासन होता है, जिसमें इसमें पूरे भारत को एकीकृत किया एवं पूंजीवादी आर्थिक परिवर्तन एवं आधुनिकीकरण के ताकतवर प्रक्रिया से भारत का परिचय दिया। आगे चलते हैं। औपनिवेशिक शासक क्या है, औपनिवेशिक शासक यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि इसके अंतर्गत आर्थिक, राजनीतिक व प्रशासनिक आते हैं। क्या आते हैं, आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनिक आते हैं। किसके, औपनिवेशिक शासक है। उपनिवेशवाद ने ही राष्ट्रवाद को जन्म दिया है। वीवीआई प्रश्न यहाँ पर पॉइंट है वो क्या पूछेगा कि उपनिवेशवाद ने किसका जन्म दिया, उपनिवेशवाद ने किसका जन्म दिया प्यारे बच्चों, अब बोलिएगा कि सर राष्ट्रवाद को जन्म दिया। ये वीवीआई पॉइंट है, जरूर अच्छे से याद करिएगा कि उपनिवेशवाद का जन्म किसने दिया, तो राष्ट्रवाद ने। औपनिवेशिक प्रभुत्व के समुदाय के विभिन्न भागों को एकीकृत करने एवं बल प्रदान करने में मदद की। उपनिवेशवाद ने नए वर्गों एवं समुदायों को जन्म दिया है। क्या है, उपनिवेशवाद ने नए वर्गों एवं समुदायों को जन्म दिया है। जरूर आप इसे याद कर लीजिएगा। यहाँ पर तो आपका क्लास खत्म हो जाता है, लेकिन अभी आपको थोड़ा सा पढ़ना और आगे जरूरी है। देखिए पाठ्य पुस्तक के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अबाउट टेक्स्ट बुक जो आपकी बुक है उसके बारे में। समाज शास्त्र 2 बुक है। कितने हैं, 2 बुक है। कितने बुक है, 2 बुक है, ठीक है। पहला बुक का नाम है भारतीय समाज। क्या है, भारतीय समाज। दूसरा बुक का नाम है भारत में सामाजिक परिवर्तन एवं विकास। इसमें हम समझते हैं कि क्या क्या पूछा जाएगा, ये हम समझते हैं। हम जानते हैं कि भारत विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। नहीं, अब ये प्रथम हो गया। क्या हो गया, प्रथम हो गया, जो कि अब जनगणना नहीं हुआ है। अगर होगा तो ये प्रथम हो जाएगा, लेकिन अभी क्या है, दूसरा ही मानते हैं, ठीक है। एवं अनुमानित लगाया गया है कि चीन को भी पीछे छोड़कर विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा, जो कि आपको चैप्टर 2 में पढ़ना है। और चैप्टर 2 से आपको बहुत ज्यादा प्रश्न पूछता है, क्योंकि जनसंख्या से आपके रिलेटेड, जैसे 2011 में कितनी जनसंख्या थी, 2021 में कितनी थी, और मतलब कि इस तरह तरह के प्रश्न आपको पूछेगा बोर्ड एग्जाम में। तो चैप्टर 2 भी देखना न भूले। तीसरा में क्या क्या जनसंख्या विकास में बाधा है, मतलब कि जो जनसंख्या विकास हो रहा है, जैसे धीरे 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 जनसंख्या बढ़ता जा रहा है, 140 करोड़ जनसंख्या हो गए हैं, तो क्या ये विकास में बाधा है, तो बिल्कुल यस बाधा है। ये जनसंख्या का ज्यादा विकास नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो वो भी पढ़ाएंगे। जाति, जनजाति एवं परिवार के बारे में अध्याय करेंगे तीसरा में। मतलब जाति मतलब समझते कि आप किस जाति से है, जनजाति, परिवार के बारे में, ये सब आपको चैप्टर 3 में पढ़ने को मिलेगा। जाति ने अनेक विद्वानों को अपनी तरफ आकर्षित किया है। जाति क्या है और भारत में जाति के बारे में आप हम जानेंगे। ये सब आपको चैप्टर 3 में पढ़ाया जाएगा। चैप्टर 4 में देखिए क्या करें, एक शक्तिशाली सामाजिक एवं सांस्कृतिक आयामों के खोजता, इसका अध्ययन अध्याय 4 में करेंगे। आर्थिक परिवर्तन के सबसे पहले उपनिवेशवाद के विकासशील द्वारा लगाया गया। भारत में विभिन्न प्रकार के बाजार का उदय कैसे हुआ, मतलब कि बाजार का जैसे नहीं होता है कि विश्व बाजार हो गया या अंतरराष्ट्रीय व्यापार हो गया, या ये सब के बारे में आपको इंटरनेशनल बिजनेस हो गया, इन सब के बारे में आपको किसमें, चैप्टर 4 में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, लेकिन हम आपको कवर जरूर करेंगे अगर आप हमारा साथ दीजिएगा तो। अगला में क्या करा है, विषमता एवं बहिष्कार को जाति, जनजाति, लिंग, सक्षम सक्षम अध्याय 5 में करेंगे। मतलब कह रहा है कि जनजाति, जाति, लिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि स्त्री पुरुष में होता है। इसमें स्त्री की संख्या कितनी होती है, पुरुष की संख्या, जैसे 1000 पुरुष पर कितनी स्त्रियां है, ये सब के बारे में हम बड़े पढ़ेंगे। बहिष्कार के तरफ कितने बार आंदोलन हुए, भारतीय समाज में असीम असीम विविधता से उत्पन्न कठिन चुनौतियों के बारे में बात करेंगे। यह अध्याय हमें चिंतन से बाहर निकलने में भी आमंत्रित करता है। चिंतन मतलब समझते हैं, टेंशन, उससे बाहर निकलने में भी हमारी मदद करती है। भारत में विविधता में एकता का नारा भी दिया गया है, जो कि आपको पता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, ठीक है।
ये सब के बारे में आप पढ़िएगा। भारत में हमारी ताकत एवं कमजोरियां क्या है, ये भी आपको पढ़ने को मिलेगा। उसके बाद अध्याय 7 में आपको शिक्षकों एवं पाठ्यक्रम प्रतियोगिताओं प्रयोगात्मक के बारे में सुझाव दिए जाएंगे। तो ये सारे के सारे आपको चैप्टर 7 तक आपको पूरा का पूरा कवर कर लिया जाएगा। हाँ, बात रही पेड ग्रुप का, जो बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं और वो बच्चे जो बोर्ड एग्जाम में 450 नंबर सपना रखे हैं और कह रहे हैं कि मेरा 450 आ जाएगा, तो आप हमारे साथ नोट्स, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, ये सब के सब चैप्टर वाइज हैं। उसके बाद MVBA ऑब्जेक्टिव देंगे, जिसे पढ़ लीजिएगा ना तो जरूर आप अच्छा खासा नंबर लाइएगा। 100 से लेकर 150 MVBA सब्जेक्टिव, प्रीवियस ईयर, मॉडल पेपर, ऑनलाइन टेस्ट, ऑफिशियल मॉडल पेपर, लाइव क्लास, लास्ट में स्पेशल टिप्स, ये सारे के सारे आपको फ्यूचर दिया जाएगा। तो अगर आप पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पे या इस नंबर पे ज्वाइन कर लीजिए। मात्र आपको 200 रुपया में ऑल सब्जेक्ट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सबका। लेकिन वही फीस अगर आपको 599 रुपया था, लेकिन बच्चे के रिक्वेस्ट पे हटा दिया गया है। तो अगर आप चाहते हैं तो अभी कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। अभी के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।